हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एड्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके बारे में हमने कुछ जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं एड्स से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कशन किया था। एक वीडियो में हमने HIV वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो में एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी कैसी है, इसके रेसिस्टेंस किसके प्रति है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे इट्स पैथोजेनेसिस। इट्स पैथोजेनेसिस, ये कैसे डिजीज़ कॉज करता है। पैथोजेनेसिस की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ब्लड के अंदर जो है ये वायरस मल्टीप्लाई करता है। जब ये हमारे शरीर में एंटर करता है, उसके बाद ब्लड के अंदर जब ये जाता है तब ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इट मल्टीप्लाइज इन ब्लड में ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्राइमरी या फिर इनिशियल फेज़ की अगर अपन बात करें, जो स्टार्टिंग में जैसे ये वायरस हमारे शरीर में आता है उस फेज़ की अगर अपन बात करें, तो वहाँ पे पर मिलीलीटर ऑफ आपका ब्लड जो है, पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड में मिलियंस ऑफ वायरस आपको मिल जाएंगे। पर मिलीलीटर ब्लड में मिलियंस ऑफ वायरस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वायरस क्या करते हैं, जो आपके ब्लड में CD4 सेल्स हैं, आपके ब्लड में CD4 सेल्स जो हैं या फिर CD4 T सेल्स जो हैं, उनको क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं या फिर उनके सर्कुलेशन को ये बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉप्स दी सर्कुलेशन ऑफ CD4 T सेल्स। CD4 T सेल्स की सर्कुलेशन को ये ड्रॉप कर देते हैं पूरी तरह से ब्लड में। तो आपकी इम्यूनिटी यहाँ पे लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी पर्सन की। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि CD4 सेल्स जो हैं, अब जब यहाँ पे CD4 सेल्स की संख्या कम हो गई, इसके कारण क्या हुआ, ये जो सेल्स हैं, ये जो वायरसेस हैं, इनकी डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इनको पहचानने वाला और मारने वाला कोई सेल बचा ही नहीं, तो उनके डेथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब 90% डिप्लीशन हो जाता है CD4 सेल का, जब 90% तक आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी CD4 सेल होते हैं उनका डिप्लीशन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद कई ऐसे वायरसेस या कई ऐसी बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर में अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिस कारण से हमारा शरीर और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, अब चेंजेस अगर देखें HIV वायरस के होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, इनके बारे में अगर अपन बात करें, तो उसके बाद अगर देखें तो स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है। अगर हम चेंजेस की बात करें तो सेंसिटिव स्किन हो जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो T4 लिम्फोसाइट के नंबर डिक्लाइन हो जाएंगे। डिप्लीशन इन T4 सेल्स, T4 सेल्स में डिप्लीशन होगा, T4 सेल्स जो हैं वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद अगर अपन देखें, स्किन पे रैशेस स्टार्ट हो जाएंगे आना। रैशेस और लेसन स्किन्स पे आएंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जैसे जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, इनका जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, इसमें चेंज ऑफ फंक्शनिंग हो जाएगी, उनका फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को देखने को मिलती हैं जब वायरस जो है HIV वायरस शरीर को इन्फेक्ट करता है। तो ये सारे चेंजेस आपके शरीर में या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखें इसकी रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस के बारे में अगर अपन बात करें
तो रेसिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर 30 मिनट तक इसको रखा जाए तो इसको किल किया जा सकता है। ठीक है, पचास डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक अगर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 सेकेंड अगर सिर्फ रखें तो भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे केवल 1 सेकेंड के लिए रखें तो भी सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये कितना सर्वाइव कर सकते हैं? एट रूम टेम्परेचर दे कैन सर्वाइव 1 हफ्ते तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद 70% इथेनॉल सॉल्यूशन में अगर इनको डाल दिया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। 35% आइसोप्रोपाइल सॉल्यूशन में, या फिर आप देखो 5% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में, इन सारे सॉल्यूशंस में भी इनको डाला जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन देखें तो 2 टाइप के वायरस HIV के केस में हमें देखने को मिलते हैं। HIV के केस में 2 तरह के वायरस जो इन्फेक्शियस होते हैं। फर्स्ट इज़ HIV-1 एंड सेकेंड इज़ HIV-2। ठीक है, 2 टाइप के वायरस आपको HIV के केस में मिल जाएंगे देखने को। HIV की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के वायरस आपको मिलेंगे, HIV-1 और नेक्स्ट है आपका HIV-2। ये 2 टाइप के वायरस मिलेंगे। HIV-1 जो है ये मोस्ट वेरुलेंट, मतलब सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा बीमारी कॉज करने की क्षमता जो है वो HIV-1 वायरस के पास रहती है, और HIV-2 जो है वो लेस वेरुलेंट रहता है। मतलब बीमारी कॉज करने की जो क्षमता है इसके पास रहती है HIV-1 के पास, उसके मुकाबले काफ़ी कम क्षमता रहती है HIV-2 के पास बीमारी कॉज करने की। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HIV दे रखा है, बट वो आपने ऑलरेडी देख लिया कि स्ट्रक्चर किस टाइप का था HIV का। तो HIV-1 जो है मोस्ट वेरुलेंट है, सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है, सबसे ज़्यादा घातक होता है, और HIV-2 जो है वो लेस वेरुलेंट है, बहुत कम घातक होता है, इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती, और होती भी तो वो क्यूरेबल होती है क्योंकि इसको हम ये बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। अब आगे अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो HIV जो है वो और क्या क्या T सेल के अलावा और किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है? हाँ, T सेल पे तो इफ़ेक्ट करता है, अपन ने देखा कि CD4 जो T सेल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट करता है, और उनकी जो संख्या है उसको ब्लड में काफ़ी कम कर देता है, उनकी संख्या को कम कर देता है, जिस कारण से ये जो वायरसेस हैं ये अपनी संख्या ब्लड में बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और उस कारण से हमारे शरीर में बाहरी, क्योंकि हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, CD4 सेल्स जो हैं वो रहते नहीं हैं, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई सेल नहीं है, तो हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि बाहरी जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी हो हमारे शरीर को हो जाते हैं, हमारा शरीर उनके खिलाफ नहीं लड़ पाता। ठीक, उसके अलावा T सेल के अलावा और किसको इन्फेक्ट करता है HIV? अगर अपन बात करें अपने शरीर में तो जो नॉन T सेल्स हैं उसमें फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स को इन्फेक्ट करता है, मोनोसाइट्स को, माइक्रोग्लिया को, मैक्रोफेजेस को, इन सारे सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है HIV वायरस एक ह्यूमन शरीर के अंदर। डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड से ट्रांसमिशन होता है इस डिज़ीज़ का, ब्लड प्रोडक्ट से और ब्लड से ट्रांसमिशन होता है, ये तो पता है सबको। तो ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड से अगर जो ट्रांसफ़र होता है इनका, तो उसके बाद ब्लड में कौन से एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है। क्योंकि ब्लड से ट्रांसफ़र होता है, ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है, तो स्क्रीनिंग करनी पड़ती है ब्लड की। इसके लिए एक टेस्ट भी बनाया गया है, दैट इज़ एलाइज़ा। एलाइज़ा जो है वो टेस्ट किया जाता है जहाँ पे ब्लड की स्क्रीनिंग होती है और एंटीबॉडीज़ की जांच होती है, और उसके बाद अपन वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अपन क्या देखते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अपन देखते हैं कि किस प्रकार का एस्टिमेशन करते हैं प्रोटीन का, कि एस्टिमेशन करते हैं हम पर्टिकुलर सैंपल का कि किस प्रकार का सैंपल है, और उसमें आपको ब्लड में किस तरह की चीज़ें पाई गई हैं, RNA वायरस पाया गया है या नहीं पाया गया। ठीक है, और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए देखा जाए तो कोई क्योर फ़िलहाल है नहीं,
ओके। पर कुछ प्रैक्टिसेस है जिसको फॉलो करने से बचा जा सकता है, और नॉर्मल प्रैक्टिसेस है क्योंकि एक तो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो सबसे पहले तो जो सेक्सुअल कांटेक्ट हो वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसके अलावा जो यूज्ड नीडल्स हैं, जो नीडल सुई यूज़ करते हैं या ब्लेड्स यूज़ करते हैं, उनको मतलब कि हर पर्सन को नया ब्लेड या नई सुई यूज़ करनी चाहिए। कभी भी यूज्ड जो सिरिंज है या यूज्ड जो नीडल है वो दोबारा यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो तो उसको बहुत ध्यान से कैरी करना चाहिए। किसी भी पर्सन टू पर्सन अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना हो उसको बहुत अच्छे से कैरी करना चाहिए, तो बचा जा सकता है। उसके अलावा अगर ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि इसके लिए अप्रूव की गई हैं। उन ड्रग्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो HIV है, रेट्रोवायरस जो है इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसका फंक्शनिंग ये बहुत स्लो या बंद कर देता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो फंक्शन बहुत स्लो या बंद कर देते हैं ये ड्रग्स जो अभी मैं बताऊंगा, वो सारे क्या कर सकते हैं, ठीक तो नहीं करते पर एक पर्सन का लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो वायरस का जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहता है जो कि इनके RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा या फिर वो काम नहीं करेगा, तो नए वायरस जो नए वायरियंस हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो हमारा शरीर जिस गति से इन्फेक्ट होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी या फिर वो स्लो हो जाएगा। ठीक, जो एंटीवायरल ड्रग्स अप्रूव किए गए हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। ड्रग्स की अगर बात करें अपन तो सबसे पहला है एजिथ्रोमाइसिन, सबसे फर्स्ट ड्रग इसको अप्रूव किया गया है। सेकेंड इज डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, फिर डाइडिऑक्सी आइनोसिन। थर्ड इज डाइडिऑक्सी आइनोसिन। ये तीन जो ड्रग्स हैं इनको अप्रूव किया गया है एड्स के लिए। ये तीन ड्रग्स क्या करते हैं, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके फंक्शनिंग को स्टॉप करते हैं। इस कारण से जो वायरस का रेप्लिकेशन है वो भी रुक जाता है और शरीर में नए वायरस जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इस कारण से जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत कम हो जाता है और जो इंसान है उसका लाइफ स्पैन बड़ा हो जाता है, जो पेशेंट है वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, अब HIV एड्स की अगर अपन बात करें तो तीन टाइप के पेशेंट यहाँ पे देखे जाते हैं, तीन फेज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हेल्दी कैरियर्स, वैसे जिनको स्टार्टिंग फेज़ में इन्फेक्शन अभी हुआ है और उनके अंदर थोड़े बहुत फीवर के सिम्टम्स दिख सकते हैं, बट नॉर्मल एक्चुअल सिम्टम्स दिखने में 5 से 7 साल का टाइम लग सकता है। सेकेंड फेज़ में अगर अपन आए तो प्रोड्रोमल फेज़ होता है जो कि क्रिटिकल फेज़ होता है और बीच का फेज़ होता है जहाँ पे सिम्टम्स जो हैं वो कॉमनली दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इनको क्रोनिक स्टेज भी कहा जाता है। ये स्टेज जो है 1 से 5 साल तक चलता है। जो सेकंड स्टेज है प्रोड्रोमल स्टेज वो 1 से 5 साल तक चल सकता है और यहाँ पे फीवर, वेट लॉस, थकान, ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो एंड स्टेज, सबसे लास्ट जो स्टेज है एंड स्टेज, वो तब होता है जो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, जहाँ पे वायरस आपके शरीर में पूरी तरह से शरीर को कैप्चर कर लेता है और फुल्ली डेवलप्ड फेज़ आ जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है बहुत वीक हो जाता है, कई प्रकार के कैंसर्स हो जाते हैं क्योंकि बाहरी इन्फेक्शन को उनका शरीर रोकने में असमर्थ रहता है। तो किसी भी छोटे से माइनर टाइप का भी इन्फेक्शन है वो शरीर में आता है तो शरीर उससे लड़ नहीं पाता है, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और जब क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है पेशेंट तो उसकी लाइफ स्पैन वो मैक्सिमम 1 से लेकर 4 इयर्स तक रहती है। इस बीच में उस पेशेंट की डेथ हो जाती है नॉर्मली देखा जाए तो जब फाइनल क्रिटिकल फेज़ में कोई पेशेंट पहुंच जाएगा तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो जाती है। क्रिटिकल फेज़ के बाद उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था टोटल एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो कोई अभी इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप नहीं की जा सकी है क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। अब अगर अपन इस वायरस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसके ऊपर के जो लेयर है, कैप्सूल है, वो
जल्दी जल्दी अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। इस कारण से अगर कोई ड्रग बना भी लिया जाता है, मान लो कि आज एक वायरस है, उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी करके HIV वायरस का उसके प्रति ड्रग हमने बना भी दिया, वैक्सीन बना भी दी, फिर जब वो म्यूटेट कर जाएगा और उसके ऊपर नई कवरिंग आ जाएगी, तब वो ड्रग या वो वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस कारण से इस वायरस के प्रति या इस वायरस के खिलाफ कोई भी वैक्सीन आज तक डेवलप नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो ये था टोटल एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे और उनके किस तरह से वो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनेसिस करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।